अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं राशिद अकरम और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। तेहरान की सड़कों पर अवाम का समुंदर था, रात का अंधेरा और फजा में नारों की गूंज थी। दुकानें, कारोबार, सब कुछ बंद हो चुका था। ईरानी रियाल तारीख की पस्त तरीन सतह पर गिर चुका था और लोग रोटी और बुनियादी जरूरत की चीजों के लिए परेशान दिखाई दे रहे थे। मुल्क के अंदरूनी हालात इतने कशीदा थे कि लगता था कि अवामी रेला ईरानी हुकूमत को बहाकर ले जाएगा। इसराइल और अमेरिका भी मिलकर ईरान में रजीम चेंज करना चाहते थे। ईरानी हुकूमत की पोजीशन हर रोज कमजोर से कमजोर तर होती जा रही थी, लेकिन फिर उस पर ऐसी मुसीबत नाजिल हुई जो मुसीबत कम और नेमत ज्यादा बन गई। अचानक ऐसी ताकत मिल गई कि सारे खतरात ही टल गए। ये ताकत क्या थी? मुसीबत रहमत में कैसे बदली और क्या खतरात अब भी मौजूद हैं? ऐसे इंकशाफात जो ईरान के मुस्तकबिल की पेशगोई कर दें, ये वीडियो उसी बारे में है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। असल खेल उस वक्त शुरू हुआ जब अमेरिका और इसराइल ने मुजाहिरीन की मदद की गर्ज से ईरान पर हमला किया। प्लान ये था कि जमीन पर मुजाहिरीन और आसमान से अमेरिका और इसराइल की मुज़ाहमत ईरान में रजीम चेंज मिशन कामयाब बना देगी, क्योंकि जब जंग छिड़ती है तो किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा खर्चा उसकी फौज और दिफा पर होता है। लेकिन जरा सोचिए, जिस मुल्क की मईशत जंग से पहले ही शदीद दबाव में हो, वो इतने बड़े तनाज़े का बोझ कैसे उठाएगा? जंग से पहले ईरान में अफराते ज़र यानी इन्फ्लेशन शदीद तरीन सतह पर थी। सादा लफ्जों में यूं कहिए तो इन्फ्लेशन का मतलब है अशिया की कीमतों का इतनी तेजी से बढ़ना कि आम आदमी की खरीद की ताकत खत्म हो जाए। जब पैसे की कदर गिरती है और जरूरी अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं तो अवाम का सब्र जवाब दे जाता है। ईरान में जंग और कशीदगी से पहले ही अफराते ज़र की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी थी। रोटी और खुराक की कीमतों में 116 से 140% तक का इजाफा भी हो चुका था। एक चाय का कप 11 लाख ईरानी रियाल में मिल रहा था, जबकि जंग के बाद हुकूमत पर मुआशी बोझ मजीद बढ़ने लगा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर तेहरान की हकमत अमली में यह नजर आती है कि इस जंग को जल्द खत्म करने की कोई जल्दी नहीं है। वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को यह दिखाना चाहता है कि जंग की रफ्तार और वक्त का फैसला सिर्फ वाशिंगटन नहीं कर सकता। लेकिन इसके पीछे की मुआशी मंतक क्या है? ईरान चाहता है कि जंग का वक्त बढ़कर अमेरिका के दिफाई और माली अखराजात में इतना इजाफा कर दिया जाए कि वो तेहरान की शराइत मानने पर मजबूर हो जाए। लेकिन क्या ईरान खुद इस तवील मुआशी बोझ को सहने की ताकत भी रखता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जो मुआशी माहिरीन जो हैं या दिफाई माहिरीन हैं, वो इस सवाल का जवाब तलाश करने में लगे हुए हैं। मुआशियात का एक सुनहरी उसूल है कि जिससे हम तिजारती खसारा या ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। उसका मतलब है कि जब कोई मुल्क बाहर से सामान ज्यादा खरीदे और अपनी चीजें बाहर कम बेचे तो उसके पास गैर मुल्की पैसा खत्म होने लगता है। ईरान पर बरसों से सख्त मुआशी पाबंदियां हैं। उसका ज्यादातर इन्हिसार तेल की बरामदात पर रहा है। अगर जंग तूल पकड़ती है और उसकी तेल की तनसीबात या सप्लाई चेन मुतासर होती है तो मुल्क में आने वाला गैर मुल्की सरमाया बिल्कुल रुक जाएगा। अब सवाल यह भी पैदा होता है, जब कमाने के जराए बंद हों और खर्च बेतहाशा बढ़ जाए तो मुल्क का निजाम कैसे चलेगा? क्योंकि हर कोई इसी सवाल का जवाब तलाश करने में लगा हुआ है। ईरान की दिफाई सलाहियत और मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए हमेशा एक सवाल रही है। अंदरूनी मुआशी दबाव के बावजूद उसकी मकामी दिफाई सनत काफी हद तक खुद कफील है, यानी वो बहुत से हथियार खुद बनाती है। लेकिन जदीद जंगों में सिर्फ हथियार काफी नहीं होते, बल्कि उनकी मुसलसल तैयारी के लिए भारी रकम, खाम माल और टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। अगर मईशत का पहिया रुक जाए तो दिफाई सनत को दरकार वसाइल की फराहमी एक संगीन चैलेंज बन जाती है। तो क्या ईरान का अंदरूनी पैदावारी मॉडल उसे तवील अरसे तक संभाल सकेगा? मुआशी तारीख बताती है कि जब भी कोई मुल्क तवील जंग में फंसता है तो असल खतरा अक्सर बाहर के दुश्मन से नहीं बल्कि अंदरूनी महाज पैदा होता है। जब अशिया खुरनोश की शदीद किल्लत होती है, बिजली और ईंधन की फराहमी मुतासर होती है और सबसे बड़ी बात अफराते ज़र आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर देती है, तो अवाम का गुस्सा दोबारा सड़कों पर आ सकता है। जंग के आगाज में जो लोग कौमी यकजहती के तहत खामोश हुए थे, वही शदीद मुआशी तंगदस्ती की सूरत में दोबारा हुकूमत के सामने खड़े हो सकते हैं। लेकिन ईरान का मौक़िफ़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देता है। तेहरान के तजियाकारों का मानना है कि ईरानी कौम दहाइयों की मुआशी पाबंदियों और मुश्किलात की आदी हो चुकी है, इसलिए वो मुआशी सख्तियों को बर्दाश्त भी कर सकती है। उनका दावा यह भी है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की मईशतें हसास हैं
और वो तेल की कीमतों में किसी भी बड़े दर्जे के इजाफे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकी। यानी अगर खलीज में तनाज़ा बढ़ा और तेल की फराहमी रुकी तो आलमी मईशतें धड़ाम से नीचे गिर सकती हैं। तो क्या ईरान की ये शर्त और जियो इकोनॉमिक्स का दाव कामयाब हो पाएगा? जियो इकोनॉमिक्स का मतलब है जुग्राफिया और मईशत के जरिए सियासी ताकत का इस्तेमाल। अगर ईरान ने अबनाए हरमुज़ जैसे अहम बहरी रास्तों पर दबाव बढ़ाया तो आलमी मार्केट में ईंधन की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि मगरबी दुनिया में दोबारा मुआशी बहरान आ सकता है। लेकिन इस हिकमत अमली का एक दूसरा रुख यह भी है, अगर आलमी बरादरी पर मुआशी दबाव डालने की कोशिश की गई तो क्या उसे ईरान पर मुआशी और सिफारती घेरा मजीद तंग नहीं हो जाएगा? पूरी कहानी को जोड़ें तो तस्वीर साफ नजर आती है। ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा सामने से आने वाले मिसाइल या बमबार तैयारे शायद उतने ना हो जितना उसका अपना अंदरूनी मुआशी और समाजी महाज है। अगर जंग महीनों से बढ़कर सालों तक चली और मईशत की हालत मजीद बिगड़ गई तो अंदरूनी बेचैनी और मुआशी बदहाली वो अंदरूनी महाज बना सकती है जिस पर काबू पाना तेहरान के लिए सबसे मुश्किल हो सकता है। अब फैसला वक्त के हाथ में है। एक तरफ ईरान की तवील जंग लड़ने की सियासी जिद और मुज़ाहमत हिकमत अमली है और दूसरी तरफ तेजी से दम तोड़ती हुई मईशत और पिसे हुए अवाम। आपके ख्याल में क्या कोई मुल्क मुआशी तबाही के दहाने पर खड़े होकर इतनी बड़ी जंग जीत सकता है, या फिर आखिरकार मुआशी हकीकतें ही सियासी और फौजी फैसलों को बदलने पर मजबूर कर देंगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत जरूरी है।